Assalamualaikum class. Today's topic is International Standards on Auditing 210. इस स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिट फर्म और क्लाइंट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तय होते हैं, दोनों के बीच में किन किन कंडीशंस पे ऑडिट होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्री कंडीशंस ऑफ फॉर एन ऑडिट। ऑडिट शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑडिट फर्म के माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए कि ड्यूरिंग ऑडिट ये सारी चीज़ें क्लाइंट को पता होनी चाहिए, और ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट दोनों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑडिट फर्म ऑडिट करेगा। स्टार्ट करते हैं। Preconditions for an audit. The use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statements and the agreement of management, and where appropriate those charged with governance, to the premise on which audit is conducted. Audit जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा उसमें सबसे पहली बात ये है कि जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मींस लॉज, टर्म्स एंड कंडीशंस सारे उसके लॉज स्टैंडर्ड सारे एक्सेप्टेबल होने चाहिए। वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ऑडिट परफॉर्म करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली बनी हुई होनी चाहिए। ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू द प्रोमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। और साथ साथ मैनेजमेंट मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इस बात को एग्री करे कि हम ऑडिट कंडक्ट करने आ रहे हैं, मीन्स ऑडिट फर्म, ये एग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? फर्दर डिटेल्स में बात करते हैं। In order to establish whether the precondition for an audit are present, the auditor shall, और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो ऑडिटर ये देखता है कि प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट मौजूद हैं या नहीं है। उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? Determine whether the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is acceptable. वो सबसे पहले ये देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ऑर्गेनाइजेशन ने वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई है या नहीं। क्लियर? सबसे पहली बात स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली है। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फर्दर सब डिवीजन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। पहली बात, क्या ये पांचों चीजें बनी हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है। बैलेंस शीट कैसे बनती है वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्योंकि ऑडिट फर्म्स तो हर साल चेंज होती रहती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी हर साल चेंज होती रहती हैं। तो नई ऑर्गेनाइजेशन की नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी हुई, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग, उनके स्ट्रक्चर्स अलग। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑडिटर के लिए ऑडिट परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक लॉ है, स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनानी है ताकि ऑडिटर को पता हो कि नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ऐसे बनती हैं और आपको इस तरीके से ऑडिट करना है। क्लियर? अब फर्दर पॉइंट 2 की बात करते हैं, बी पे आ जाते हैं। obtain the agreement of management that it acknowledge and understand its responsibility. ऑडिटर एग्रीमेंट साइन करवा लेता है मैनेजमेंट से कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। सबसे पहले एक्नॉलेजेस, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं और समझते हैं। क्लियर? जानना और समझना दोनों में फर्क है। तो न सिर्फ ऑडिटर कहता है कि
मैनेजमेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जानती है और समझती भी है। अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम नीचे देख लेते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग वेयर रेलिवेंट देयर फेयर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, मैनेजमेंट ने, ऑडिटर कहता है मैनेजमेंट को कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो आप ये एक्सेप्ट करें कि आपने अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाई है, और जहां जहां जरूरत होगी इंक्लूडिंग वेयर रेलेवेंट देयर फेयर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लॉज और लोकल लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि हर कंट्री के फर्दर आप इन डेप्थ चले जाएं तो अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन वाइज लॉज चेंज हो जाते हैं। यूएसए के, यूके के लॉज जो होंगे और पाकिस्तान के जो लॉज होंगे वो सारे ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे तो एक ही बनते हैं, बट जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन आती है तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर लॉज इम्प्लीमेंट करना और पाकिस्तान के लॉज इम्प्लीमेंट करने में डिफरेंस आता है। तो फर्दर उनके अपने जुरिस्डिक्शन वाइज लोकल लॉज भी बने हुए होते हैं। तो जहां जहां जरूरत होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इंटरनेशनल लॉज और लोकल लॉज में, तो प्रिवेल करते हैं लोकल लॉज को। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर प्रेजेंटेशन मीन्स व्हाट, कि अगर कहीं कोई इशू हो तो जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो लॉ बेहतर इंप्लीमेंट होगा आप उसी को फॉलो करेंगे। क्लियर? ये बात मैनेजमेंट को न सिर्फ पता हो बल्कि वो अच्छे से समझता हो। सेकेंड पॉइंट भी बात करते हैं। For such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. ऑडिटर कहता है कि मैनेजमेंट ये समझती है कि उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उस पे उसने इतने इंटरनल कंट्रोल्स रखे थे कि उसकी वजह से कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अब वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड भी हो सकता है और एरर भी हो सकता है। मींस लाखों करोड़ों के आपके बैलेंसेस होते हैं, उसमें से आप एक जीरो मिस कर दे तो आप बोलोगे ये तो एरर था, एक गलती से क्लैरिकल एरर हो गया, ये टाइपिंग एरर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली एक बंदे ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो दूसरा उसको क्रॉस चेक करेगा। क्लियर? ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स नहीं होंगे कि एक ही बंदा इन्वेंट्री परचेज कर रहा है, वही रिकॉर्ड कर रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसे पता नहीं चलेगा कि इन्वेंट्री आई कितनी। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब है आप अपने कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग रखेंगे कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें किसी भी किस्म का कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर मौजूद ना हो, और कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स ऐसी गलती, मिस स्टेटमेंट मीन्स गलती, ऐसी कोई गलती ना हो जो इतनी ज्यादा हो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करें। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे थर्ड पॉइंट की। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of financial statement such as records, documentation and other matters। यहाँ पे बात हो रही है कि ऑडिटर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है तो मैनेजमेंट इस बात में उसको पता होना चाहिए, वो वेल अवेयर होनी चाहिए मैनेजमेंट कि ऑडिटर कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है और वो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो मैनेजमेंट को देना लाजमी है। मैनेजमेंट ये नहीं कह सकती कि मैं ये दूंगी, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकती। वो सारे रिकॉर्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी मसले मसाइल है, किसी पर्सन से कोई बात करनी हो, कुछ भी करना हो, ये सारे ऑडिटर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारी हम प्री कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी ऑडिटर को पता है कि मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, और मैनेजमेंट को ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि मुझसे ये ऑडिटर सारी चीजें मांगेगा, पूछेगा, तो मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है।
सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। Additional information that auditor may request from management for the purpose of audit. कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट से, जो कि मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी होगी while performing the audit. अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? वैसे तो नॉर्मल सारी इंफॉर्मेशन तो सामने रख देते हैं हम, अपनी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं ऑडिटर को, आप इसका ऑडिट करें, और वो बोलेगा इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा मुझे और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक कि अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप जो उस पर्टिकुलर केस का लॉयर है, उस लॉयर से कुछ डॉक्यूमेंट दिलवा दे, तो मैनेजमेंट उस लॉयर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिलवा देगी। इसके अलावा बैंक्स का कुछ बैलेंस आपको पता नहीं चलता, तो आप बोलते हो कि हमें बैंक से बैंक स्टेटमेंट आपके इस पर्टिकुलर अकाउंट की या इस कस्टमर के अकाउंट की हमें प्रोवाइड कर दे, तो वो प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट। इसके अलावा आपके किसी कस्टमर के साथ आपका जो अकाउंट्स है वो बैलेंस नहीं होता, वो टैली नहीं होता, तो मैनेजमेंट को कहते हैं कि इस कस्टमर की डिटेल्स मंगवा दे, कस्टमर के जो अकाउंट्स बने हुए होंगे वहाँ उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका अकाउंट होगा वहां से इंफॉर्मेशन हमें दिलवा दे, तो मैनेजमेंट को मतलब ये वो बाउंड है कि वो उस कस्टमर से कांटेक्ट करेगी, वहां से डिटेल्स लेगी और ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट में बात करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence. अगर किसी पर्सन से बात करनी है, लाइक आपके एम्प्लॉय है कोई, उससे बात करनी है, या फिर आप कहते हो कि आपने जो बैंक से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो इतने सफिशिएंट नहीं है, आप बैंक से इटसेल्फ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, या फिर आप किसी कस्टमर से कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो, आप लीगल काउंसिल से बात करना चाह रहे हो, मींस ये सारे ऑडिटर अगर सबसे बात करना चाहती है तो मैनेजमेंट मना नहीं करेगी, मैनेजमेंट अलाउ करेगी कि वो ऑडिटर उस पर्सन से, उस रिस्पेक्टिव पर्सन से वो क्वेरी रिजॉल्व करवा सकती है। क्लियर? ये सारी चीजें प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इन द माइंड ऑफ मैनेजमेंट मींस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन द माइंड ऑफ ऑडिटर मींस ऑडिट फर्म की। गेट इट?